आज हम लोग टेट और सुपर टेट के कुछ प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, तो ये प्रैक्टिस सेट 5 होगा। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। 10 क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली इसमें से किसी न किसी कोई ना कोई एक आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशकर्ता की, अनुदेशककर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। नियंत्रणकर्ता की यहाँ बड़ी मात्रा होगा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। किसकी? सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता का मतलब ये होता है कि हर परिस्थिति में वह बालकों की समस्याओं को दूर कर पाए। हर परिस्थिति में वह बालकों की समस्याओं को दूर कर पाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका आंसर लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको आंसर बताता हूँ, होगा मध्यस्थ चर। कौन सा? मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम शिक्षण के मध्यस्थ चर में आता है। इसे हस्तक्षेप चर भी कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, इसे हस्तक्षेप चर भी कहा जाता है। हस्तक्षेप चर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ शिक्षक तथा छात्र के मध्य एक अंतः प्रक्रिया का माध्यम शिक्षण विधि तथा पाठ्य वस्तु आदि शिक्षण सामग्री का स्वरूप उनकी अनुक्रिया में हस्तक्षेप करती है। इसीलिए हस्तक्षेप चर भी कहते हैं और यही आपका मध्यस्थ चर होता है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में पाठ्यक्रम ही होता है जो आपका मध्यस्थ चर होता है। आई होप आपका आंसर क्लियर होगा। ये आपका आंसर मैं दिखा देता हूँ, मध्यस्थ चर। अगला क्वेश्चन, श्मिट ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। श्मिट ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। कार्यवाहक मतलब काम करने वाला। कार्यवाहक मतलब काम करने वाला। अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि अभिभावक होगा जो कि कार्यवाहक का काम करता है इस त्रिध्रुवी प्रक्रिया में, जो कि श्मिट ने दिया था। किसने? श्मिट ने। तो अगर मैं आपको बताऊँ, इस त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक का काम आपका शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। तो जो शिक्षक के शिक्षण का प्रभाव छात्र पर पड़ता है। शिक्षक जैसा पढ़ाएगा उसी तरीके का व्यवहार किस पर पड़ेगा? छात्र पर। किस पर? छात्र पर। साथ साथ शिक्षक के जो विचार होंगे, आदर्श होंगे, व्यवहार होंगे, उसका भी प्रभाव छात्र पर पड़ता है और वह शिक्षण का संचालन करता है। तो हर तरीके से जो शिक्षक का प्रभाव होगा वही छात्र पर पड़ेगा। और शिक्षण का संचालन कौन करता है? शिक्षक ही करता है। इसीलिए शिक्षक को इसमें कार्यवाहक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला बात कर लेते हैं, शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर होते हैं? सॉरी, ये 4 लिखोटा, यहाँ आपका चर होगा। ये आपका चर है। शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर होते हैं? 1 2 3 4। इन चारों में से कितने चर होते हैं ये आपको बताना हो। तो अगर ये बहुत ईजी है, देखिए कितने चर होंगे। एक टीचर होगा, एक बीच में कैरिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, दूसरा स्टूडेंट होगा। तो ये 3 चर होते हैं। टीचर, कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, स्टूडेंट मतलब छात्र। मतलब शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, ये आपके 3 चर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 चर हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या? मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिया। एनसीटीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। एनसीटीई ये आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। तो इसका मैं बता दूं, इसका होता है नेशनल
एन फॉर क्या होता है नेशनल, एन फॉर क्या होता है नेशनल, फिर सी फॉर काउंसिल, नेशनल काउंसिल। अब फॉर अंडरस्टूड होता है, फॉर टी फॉर टीचर हो जाएगा, टी फॉर क्या हो जाएगा टीचर, और ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या हो गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन टीचर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन ड्यूवी, इरेक्शन। तो अगर आपने ये याद किया होगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसके बारे में किसने बताया था, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किसने बताया? तो अगर आपको याद है तो इसका आंसर किसका क्यों कौन सा होगा? सी, जॉन ड्यूवी ने बताया था। किसने बताया था? जॉन ड्यूवी। और ड्यूवी ने यह भी बताया था कि जो शैक्षिक विचार प्रचारित किया जाता है, जो भी शैक्षिक चीज़ें होती हैं उसमें बालक को केंद्र पर रखा, बालक को ही मेन बताया, बालक को सेंट्रल पॉइंट बताया। इनके अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बालक के लिए ही है, ना कि बालक शिक्षण प्रक्रिया के लिए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो शिक्षण है वो किसके लिए है? बालक के लिए है। बालक शिक्षण के लिए नहीं बना है, शिक्षण को बनाया गया है बालक के लिए। तो इसलिए इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा दी, मतलब बच्चा जो चाहे वो उसको पढ़ाइए आप। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूवी। ये आंसर मैंने मेंशन कर रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सफल शैक्षिक डैश प्रथाएं के तरीके से होती हैं। सफल शैक्षिक प्रथाएं डैश तरीके से होती हैं। सफल शैक्षिक प्रथाएं, एक्चुअली यहाँ आपका होना चाहिए पर यहाँ पर ये नहीं है। सफल शैक्षिक प्रथाएं यहाँ पर होगा डैश तरीके से होती हैं, यहाँ आपको फिल करना है। तो सफल शैक्षिक प्रक्रियाएं एनालॉग तरीके से होती हैं, वैज्ञानिक होती हैं, आभासी होती हैं, तकनीक होती हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा यहाँ आपको फिल करना है। तो वैज्ञानिक होती हैं। कैसी होती हैं? साइंटिफिक होती हैं। कैसी होती हैं? साइंटिफिक होती हैं। मतलब जो आपकी सफल शैक्षिक प्रक्रियाएं प्रथाएं होती हैं वो आपकी साइंटिफिकली होती हैं। कैसी होती हैं? साइंटिफिकली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बच्चों को आसानी से सिखा पाएंगे। तो आपका आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो बहुत आसान है। शिक्षा की प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? ये तीनों होते हैं, क्योंकि उसमें शिक्षक की भी जरूरत होती है, शिक्षार्थी की भी जरूरत होती है और पाठ्यक्रम की भी जरूरत होती है। तो ये आंसर इज उपरोक्त सभी, और ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आंसर आपका उपरोक्त सभी। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम किसी भी क्लास का कैसा होना चाहिए था? बाल केंद्रित। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्धांत रूप में रचनावाद बल देता है। जो रचनावाद है वो किस चीज़ पर बल देता है? जो रचनावाद है, क्या रचनावाद, वो किस चीज़ पर बल देता है? किस चीज़ पर बल देता है या किस चीज़ पर फोर्स देता है? तो मैं बता दूं, जो रचनावाद है वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी, देखिए ये रचनावाद ये बताता है कि जो बालक है वो किस तरीके से दुनिया का निर्माण करता है अपने दृष्टिकोण से। किससे? अपने दृष्टिकोण से ये समाज को किस तरीके से देखता है, उसके बारे में इस रचनावाद इस तरीके पर बल देता है कि जो बच्चा है वो किस तरीके से दुनिया को देख रहा है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। जो आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी है या आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान उसका अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो अगर मैं बताऊं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। क्या है? व्यवहार का अध्ययन। ये आप लोग याद रखिएगा। व्यवहार, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। व्यवहार का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन
पूछ सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन इसका अर्थ है। अच्छा, एक चीज़ और, संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन बच्चों के लिए या कितने साल के बच्चों के लिए, किस बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है? किस बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है? शिक्षा निःशुल्क है, आप लोग बताइए। निःशुल्क है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। 14 वर्ष तक के, मतलब 14 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उन सब को फ्री शिक्षा का अधिकार है संविधान के द्वारा। फ्री शिक्षा का अधिकार है संविधान के द्वारा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दिया था, या जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि था, क्या प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, ये किसका प्रतिपादन किन्होंने किया था? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रतिपादन किन्होंने किया था? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। किन्होंने किया था? किलपैट्रिक ने। और इसके साथ साथ इनका साथ दिया था जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने इनका साथ दिया था। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्टर मेथड दिया था। प्रोजेक्टर मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, ये तो बता चुका हूँ। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। मतलब बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा, और जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, चैप्टर वाइज या जो भी आप चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं उसकी एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, या उसकी एक सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डेली एक एक वीडियो। तो जुड़े रहिए, बाकी देखते रहिए। वैकेंसी आने वाली है, तो प्लीज़ पढ़ाई ध्यान से कीजिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।